चलिए देखा जाए। पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ कक्षाएं आपको पिछले क्लास में हो गई थी, उसको रिमाइंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विजय साम्राज्य का आप लोग को मैप बनाने बोले थे, तो आप लोग बना ही चुके होंगे। ये भारत का मैप में जो होता है विजयनगर साम्राज्य की कहानी आपको बताएं किस किस नदियों के बीच में होता है। तो आपका जो होता है विजयनगर साम्राज्य जो था वो आपका वास्तव में किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, और इस तुंगभद्रा नदी के किनारे जिस साम्राज्य की स्थापना होती है उस साम्राज्य का नाम क्या था? बोलिए, कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का प्रारंभ में किसके सामंत के रूप में काम करते थे? कहा? राजा रुद्रदेव। रुद्रदेव के सामंत के रूप में काम किया करते थे। और ये कहां के शासक थे? काकतीय, जिसको वारंगल बोला जाता है। और वारंगल का वर्तमान में क्या नाम है? तेलंगाना। ठीक है, और भारत का सबसे अंतिम राज्य वही नहीं बना हुआ है, तेलंगाना। उसके बाद आगे चल के रुद्रदेव और दोनों भाई जो थे, सॉरी, हरिहर और बुक्का जो हुए थे, वो मंत्री के पोस्ट पर बने थे। और किस राज्य के मंत्री बने थे वो? कर्नाटक। कहां का? कर्नाटक में वो मंत्री का कार्यभार संभाले थे। और उसी समय आक्रमण किया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब आक्रमण किया तो वहां की जब पराजित हो गए तो हरिहर और बुक्का को पकड़ के कहां ले गए? पुनः दिल्ली ले गए और उसे जेल खाने में कैद कर दिए। तो जेल खाने में कैद कर दिए तो मोहम्मद बिन तुगलक की शर्तों को उसने माना, तब उसे रिहा कर दिया। शर्त ये था कि इन लोगों में टैलेंट बहुत था, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कराया। तो इन्होंने इस्लाम धर्म को प्रारंभ में स्वीकार किया। कौन व्यक्ति स्वीकार किए? हरिहर और बुक्का। तो जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए तो पुनः इसे रिहा कर दिया और अपना नेतृत्व, इसी के नेतृत्व में, हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में, फिर इसे आक्रमण करने के लिए कहां भेज दिया? वो दक्षिण भारत में। कहां पर भेज दिया? तो दक्षिण भारत में जब वो विजय अभियान चला रहे थे हरिहर और बुक्का, उसी समय एक सामंत से मुलाकात हुआ। उस सामंत का नाम क्या था? विद्यारण। क्या नाम था? तो विद्यारण ने उन्हें समझाया, तो इसी कारण पुनः उसने हिंदू धर्म को स्वीकार किया और एक नए साम्राज्य का नींव रखा। उस साम्राज्य का नींव क्या कहलाया? विजयनगर। और विजयनगर साम्राज्य वास्तव में बताएं किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो दोनों भाइयों ने जब इन्हें साम्राज्य का विस्तार किया तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत से इस साम्राज्य को क्या कर लिया? अलग कर लिया। और इसी समय एक और इसी का देखा देखी साम्राज्य अलग हुआ था, जिस साम्राज्य का नाम था बहमनी साम्राज्य। कौन सी साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। तो जिस प्रकार जब हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की तो प्रारंभ में इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? बोलो, आने गोंडी। ठीक है, और बाद में इसने विजयनगर की राजधानी कहां स्थापित की? हम्पी में। कहां पर? हम्पी में। तो इन्होंने जब विजयनगर साम्राज्य बनाया तो इनका अंतर में कितने राजवंश शासन किए? टोटल 4। कौन कौन सा राजवंश? संगम वंश, सुलु वंश, तुलुम और आराविडु। संगम वंश इन्होंने नाम इसलिए रखा क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का जो नाम था वो संगम था, तो उन्हीं के नाम पर इस वंश का नामकरण क्या कर दिया? तो संगम वंश का प्रथम शासक जो बनेगा, कौन बनेगा? हरिहर प्रथम बनेगा। कौन बनेगा? हरिहर प्रथम। हाँ, जो बता रहे थे, देखो, कृष्णानगर विजयनगर साम्राज्य जो होगा कृष्णा से कावेरी तक पूरा हुआ, लास्ट में मंदू और श्रीलंका तक जाता है। इसीलिए बोले थे ये साम्राज्य को फिगर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। और इधर था बहमनी साम्राज्य चल रहा था। तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई है। ठीक है, रिमाइंड कर लो एक बार, क्योंकि इसको आज पढ़ना भी है। संगम वंश में जितने भी मुख्य रूप से शासक जो बने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संगम वंश में कितने शासन किए थे? 7, जिसमें प्रथम का नाम क्या था? हरिहर प्रथम। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1336 से 56 तक। दूसरा शासन जो करेगा बुक्का प्रथम। कौन करेंगे? तो इसका शासनकाल कब से कब तक? 1356 से 77 तक। उसके बाद अगला जो शासन करेंगे कौन करेंगे? हरिहर द्वितीय। इसका शासनकाल जो चलेगा कब से कब तक?
1377 से 1404। हरिहर द्वितीय के बाद शासन कौन करेंगे? देवराय प्रथम। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक। अगला शासन करेंगे कौन? देवराय द्वितीय। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1422 से 1446 ईस्वी तक देवराय द्वितीय का शासन चलेगा। और इसके बाद अगला जो शासन करेंगे कौन? मल्लिकार्जुन। इसका शासनकाल कब तक? 1446 से लेकर के 1465 तक। और अंतिम में संगम वंश का जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? विरूपाक्ष द्वितीय, जिसका शासनकाल कब से कब तक? 1465 से लेकर के 1485 ईस्वी तक। इतने 7 शासकों ने संगम वंश का शासन किया, जिसमें हम लोगों ने प्रथम 2 के बारे में पढ़ाई कर ली है, हरिहर और बुक्का प्रथम। ठीक है। और बुक्का प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र का स्वामी। ये चीज भी आप लोग लिख चुके हैं, पहले बोले इसका संस्थापक और अंतिम शासक जरूर नहीं भूलिएगा नहीं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पर इसी 4 राजवंशों ने शासन किया। तो संगम वंश का संस्थापक कौन थे? अंतिम शासक। फिर उसके बाद सालुब वंश का शासक संस्थापक सालुब नरसिंह और अंतिम शासक इमाडी नरसिंह। उसके बाद अगला शासक बनेगा तुबुल वंश का कौन? वीर नरसिंह। अंतिम शासक सदाशिव राय। और इस वंश का आरावीडू का संस्थापक कौन बनेगा? तिरुमल। और इसका अंतिम शासक रंग तृतीय। ठीक है। तो ये जो था विजयनगर का संस्थापक, अंतिम शासक, और ये उसका कार्यकाल है। ठीक है। आगे देखिए। तो देखो, जैसा कि आपका बुक्का प्रथम के बारे में हम लोग पढ़े थे, बुक्का प्रथम ने अपने भाई के बाद इस राजवंश की दूसरी परंपरा आपको बताए थे कि जैसे शुरू से पते आया कि पिता राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में क्या होगा? भाई का जो भाई रहेगा वही गद्दी पर बैठेगा। तो इसीलिए हरिहर के बाद हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और दोनों सगे भाई थे। इसीलिए हरिहर बड़ा भाई होने के कारण हरिहर पहले शासक किया, और उसके बाद कौन शासक किया? बुक्का ने शासन किया। तो वही बोला गया, बुक्का का प्रथम का जो शासनकाल माना जाता है कब से कब तक? 1356 से लेकर कब तक? 1377 ईस्वी पर। तो इन्होंने अपने समय में विजय अभियान चालू किया मदुरई का। ठीक है। मदुरा जगह पड़ता है, और ये इसका नेतृत्व जो किया था इसका पुत्र किया था, और उसके पुत्र का नाम क्या था? कंपन। क्या नाम था? तो कंपन के नेतृत्व में इन्होंने मदुरा पर विजय प्राप्त किया, और इन्होंने अपने साम्राज्य को पूरी 4 दिशाओं में समुद्र के एरिया तक फैलाया। मतलब पूरा उत्तर से दक्षिण और रामेश्वरम तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। देखिए, ये पूरा मदुरई अंतिम छोर है। इसीलिए पूरा का पूरा जितना भी समुद्री, नीचे में तो समुद्र ही पड़ता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है बुक्का प्रथम को समुद्र का स्वामी। इन्हें पूरा भाग को जीत लिया था। अब इधर कहां जाएगा? हिंद महासागर में तो जाएगा नहीं आक्रमण करने। अब इसका लड़ाई इसीलिए चलता था हमेशा बहमनी साम्राज्य से, क्योंकि जब तक बहमनी साम्राज्य को जीतेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए ये लोग का अंतिम क्षण तक संगम वंश का लड़ाई चलता है बहमनी साम्राज्य तक। सही माई बात। इसीलिए बोले थे फिगर बनाओगे तो समझ में आएगा। तो देखो, इसके बाद जो बोला गया था, उन्होंने बोला गया अपने नेतृत्व में भेजा। किसके नेतृत्व में? अपने पुत्र का नेतृत्व में बुक्का प्रथम ने। कहां पर जीतने के लिए? मदुरा विजय अभियान। और इसने पूरा दक्षिण भारत में रामेश्वरम तक, जो एकदम आखिरी छोर है, वहां तक उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। कौन विजय प्राप्त किया था? ऐसे बोल रहे हैं कि लग रहा सुने नहीं कभी। किसने विजय प्राप्त किया था? और किसका नेतृत्व में? कंपन कौन था? किसका पुत्र? बुक्का प्रथम का पुत्र। देखो, उत्तर भारत में विजयनगर का सामना जो हुआ था, सबसे प्रबल प्रतिबंधी जिसका नाम था, कौन साम्राज्य था? बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1300। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो पहले हुआ था। तो अब ये साम्राज्य बाद में हुआ था। इसको इसीलिए दोनों का बीच में विवाद की, हमसे पहले होता हम साम्राज्य पर अधीन करेंगे। कौन? विजयनगर वाले बोल रहे थे शासक। आइए, फिर उसके बाद
देखो, विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों ने हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों पर मुख्य रूप से करते थे। एक था तुंगभद्रा का द्वास। द्वास मतलब होता है 2 नदियों का बीच का स्थान, जहां सबसे उपजाऊ वाला जगह होता है, उसी को कहा जाता है द्वास। तो तुंगभद्रा का द्वास मतलब कृष्णा और गोदावरी वाला भाग, दूसरा कृष्णा और गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र, और तीसरा जो था मराठवाड़ा का प्रदेश। ये जो तीनों क्षेत्र के लिए इन लोग का आपस में विवाद होता था, क्योंकि जो आपका था बहमनी साम्राज्य, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, वो उत्तर भारत की ओर बढ़ नहीं सकता था, वो बढ़ता था दक्षिण भारत की ओर, और दक्षिण भारत वाले पड़ता था समुद्र, तो इधर नहीं बढ़ेगा, वो बहमनी के लिए मतलब कृष्णा की ओर बढ़ेगा, माने वो उत्तर की ओर अपना पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, यहां भी डाल देना चाहिए था, बनानी पड़ता। देखो, ये जो था कृष्णा वाला ऊपर आ रहा था और ये इधर से आक्रमण कर रहा था, तो ये समुद्र एरिया में नहीं बढ़ पा रहा था कौन, विजयनगर वाले, और यहां पर जो बहमनी साम्राज्य वाले थे वो क्या हो रहा था, उत्तर भारत की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इसीलिए लोग आपस में अंतिम तक लड़ाई की आपस में। तो देखो, बुक्का प्रथम को बोला जाता है, इसे एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि को कहा जाता है वेद मार्ग का प्रतिष्ठात्मक। वेद मार्ग मतलब वेदों का भी इसके समय में ज्यादा विकास हुआ था, तो ये बोला गया वेद मार्ग का प्रतिष्ठात्मक की उपाधि किसने धारण की थी, बुक्का प्रथम। किसने उपाधि धारण की थी, तो बुक्का प्रथम ने किस चीज की उपाधि धारण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठात्मक। उसके बाद बुक्का के बाद जो अगला शासक आएगा जिसका नाम होगा हरिहर द्वितीय। हरिहर प्रथम के बारे में पढ़े थे, वो भी कौन थे हरिहर प्रथम, किसका संस्थापक, विजयनगर का। तो हरिहर प्रथम का शासनकाल कब से कब तक, 1456, हाँ 20 साल का। तो बोला गया है, देखो दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हरिहर द्वितीय ने जो गद्दी संभाला, इनका शासन जो चलेगा 1377 ईस्वी से लेकर 1405 ईस्वी तक। कब से कब तक शासन चलेगा, 1377 से 5 ईस्वी तक चलेगा, और के अधीन विजयनगर साम्राज्य का पूर्वी समुद्री तट की और प्रादेशिक विस्तार की नीति अपनाई। क्योंकि पूरब देखो, हम लोग जानते हैं 4 भाग होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही हुआ। ईस्ट नॉर्थ की तरफ भी बढ़ नहीं सकता था, ईस्ट की तरफ भी फैल चुका था, तो इसका रास्ता किधर बचा था, केवल पूरब की ओर बचा था। तो पूरब की ओर बढ़ने, पूरब की ओर अपने क्या किया, विस्तार नीति अपनाया। कौन विस्तार आया, हरिहर द्वितीय ने। वही बोला गया पूर्वी समुद्री तट की ओर उन्होंने प्रादेशिक विस्तार नीति अपनाई, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। ठीक, बोला जाता है विजयनगर साम्राज्य का यह पहला शासक था जिसने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज। किसकी उपाधि धारण की थी, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक का नाम बताइए जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वो शासक का नाम क्या था, हरिहर द्वितीय। इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, 1305 ईस्वी तक। देखो बोलते बोलते आपको दिमाग में सारा डिजिट याद हो जाएगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेंगे। फिर बोला गया आगे चल के इन्होंने राज परमेश्वर की भी उपाधि धारण की, और हरिहर द्वितीय जो होता है किसका उपासक माना जाता था, विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के अलावे भी और धर्म को मानने वाले थे, जैसे शैव धर्म। शैव धर्म आपको बताए थे, ये जो होते हैं शिव के उपासक होते हैं। वैष्णव धर्म किसके उपासक होते हैं, विष्णु के। और जैनियों का भी सम्मान करते थे, मैंने जैन धर्म। ठीक, तो मतलब इसके शासन काल में ये तीनों तरह के धर्म को स्वीकार करते थे। कौन, हरिहर द्वितीय। इसीलिए इसको सब खुश होकर के उपाधि दे दिया, उपाधि दिया। क्योंकि देखो आपको कोई उपाधि कब देगा, जब आप जनता का प्रिय में ज्यादा लोकप्रिय होंगे। जैसे क्या होता है, आपका नाम नहीं जाएगा, पढ़ने लिखने में पूरा तेज तरह, बहुत टैलेंटेड लड़का, देखो तो जो एग्जाम में लड़की लोग है, जो एग्जाम में बैठता हो एग्जाम में पास, आपका नाम नहीं जानेगा। हाँ वो मोहल्ला में हाँ है, एक सुने हैं कि बहुत पढ़ता है, बहुत हर एग्जाम में पास कर जा रहा, नाम नहीं आता, उसको उपाधि दे देता है। ठीक, दो उपाधि मिलेगा, या टॉप का मिलेगा या बॉटम का मिलेगा। और जब नहीं रिजल्ट करेगा तब देखो ये दिन भर काम न काज का, दुश्मन अनाज का मिलेगा घर में, घरे से डायरेक्ट चालू हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने जनता के प्रति कुछ काम किया, इसीलिए इसे मिला एक महाराजा धीराज की उपाधि और दूसरा राज परमेश्वर।
परमेश्वर से ही इसका शब्दार्थ निकलता है ईश्वर के बारे में, तो इसीलिए ईश्वर को भी मानते थे। शैव, वैष्णव, जैनियों का मानते थे। इसके बाद हरिहर द्वितीय की जो मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है? 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और यहीं से इसकी परंपरा बदल जाती है। इससे पहले तक जो परंपरा चली आ रही थी कि जो भाई होगा, सगा भाई, वही विजयनगर साम्राज्य पर गद्दी पर बैठेगा, लेकिन हरिहर द्वितीय के बाद ये सिस्टम चेंज हो जाता है। बोला हरिहर द्वितीय ने अपने भाई के स्थान पर अपने पुत्र को गवर्नर बनाया, गवर्नर उत्तराधिकारी बना दिया, और यहीं से एक नई परंपरा का शुरुआत हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य में जो नई परंपरा का शुरुआत हुई, जो पदवी का, वो किसके शासनकाल से शुरू हुई? हरिहर। तो याद रखने का सीधा से ट्रिक है, हरिहर प्रथम के समय में भाई के बदले में भाई बैठा, और हरिहर द्वितीय के समय में क्या हुआ? उसका पुत्र बैठेगा। ना भाई के बदले में भाई नहीं बैठेगा, उसके बदले में पुत्र बैठेगा। तो ये दो परंपरा याद रखने का सिंपल सा लॉजिक, हरिहर प्रथम और हरिहर द्वितीय, याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो शासक आता है देवराय प्रथम। कौन आते हैं? और इसका शासनकाल जो चलेगा 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक जो शासन चलेगा, वो किस शासक का चलेगा? देवराय प्रथम कौन थे? हाँ, तो हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ समय तक अनिश्चितता का मतलब कौन शासन करेगा? शासन इसलिए कि परंपरा चली आ रही थी भाई का, अरे बैठा रहा किसको? पुत्र का। तो इसी अनवस्था के कारण इनकी पद जो काल था खाली रह गया कुछ समय तक, विवाद कि कौन बैठेगा। तो अंत में डिसीजन हुआ कि नहीं, पिता भाई के बदले भाई नहीं बैठेगा, भाई का जो पुत्र होगा वो गद्दी पर शासन करेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ समय तक अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम को आपको सिंहासन पर रूढ़ किया गया, माने गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, किसके बाद? हरिहर प्रथम के बाद। इसीलिए इसका शासनकाल जो माना जाता है 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक, तो इसका गैपिंग 2 साल का रहता है बीच में। तो आगे बोला गया, देखो इसी समय क्या होता है, पहले बोले जानी दुश्मन इसका कौन था? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, तो उस समय बहमनी साम्राज्य में जो शासन चल रहा था, उस समय वहां का शासक कौन था? फिरोज शाह था। कौन था? तो फिरोज शाह। और जब देवराय द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ तो देवराय हार गया। तो हार गया तो अपनी जो होता है जान बचाने के लिए क्या कर दिया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और देवराय प्रथम ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह जो कर दिया, किसके साथ कर दिया? फिरोज शाह के साथ। देखो बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर जब आक्रमण किया, जिसमें देवराय प्रथम की क्या हो गया? हार हो गया। और अंत में दोनों के मध्य संधि हुई, जिसके अनुरूप देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? और दान में दे दिया बांकापुर जिला, ले जाओ दहेज में। ठीक है, बांकापुर पूरा दहेज दे दिया, जाओ वहां का जितना पब्लिक हो गया वैसे। हाँ, तो अभी दहेज की प्रथा अभी नहीं चलती है, बिना दहेज का विवाह होता है? तो वो खाली सरकार का कागज में लिखा हुआ है, हाँ वास्तविकता है। और दहेज का बिना कुछ दे, 2 रुपया दे, 10 रुपया दे, 20 रुपया दे, लेकिन कुछ देना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे सर 10 रुपया 20 रुपया कोई दहेज होता है ना? हाँ, माने कुछ ऐसे बोला है ना, ये परंपरा। लेकिन दहेज में यहाँ चाहिए लाभ। अभी लड़का लोग का सब काउंटिंग हो रहा है, लड़की लोग का सब काउंटिंग हो रहा है, तो इसका पेरेंट कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। जॉब जब होगा तब ब्लैंक चेक जाएगा वहां पर ना, जाएगा नहीं। और लड़की लोग भी रहेगा तो लड़का लोग को भी खाई लेता है। वास्तव में तो पदवी ऊंचा गर्ल्स लोग का होना चाहिए, क्योंकि वो तो लड़का लोग को खरीद देता है पैसा लेकर के, लेकिन उसी का पदवी और नीचे होता है, क्योंकि हम लोग का जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, महिला प्रधान तो है नहीं। ठीक है, रजिया सुल्तान का तो समय नहीं चल रहा है तो महिला प्रधान रहेगी। ठीक है, आइए। तो अरे क्या हो रहा बार बार, तो बोला गया है, तो इसीलिए बोला गया। तो फिरोज तो बहमन ये आपका बोल रहे हैं विजयनगर साम्राज्य और आपका बहमनी साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था, उस समय जो शासक था फिरोज शाह का युद्ध किस शासक के साथ हुआ था? देवराय प्रथम के समय में। और उस समय दोनों का बीच में संधि हुआ, और तो बांकापुर जो होता है किसने दान कर दिया था? तो एक होता है, ऐसे उसका पिलर खसक गया विजयनगर साम्राज्य का। आगे
देखो देवराय प्रथम ने क्या किया, जैसा कि जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य तथा तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इसी नदी से उन्होंने नहर की व्यवस्था की थी। किसने व्यवस्था की थी? देवराय प्रथम ने। तो वही लिखा गया, देखो तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया जिस बांध का नाम था हरिंद्रा बांध। कौन सा बांध? तो हरिंद्रा बांध का निर्माण किसने करवाया था? याद रखो, आदत डालो, क्योंकि आगे चल के ज्योग्राफी में वही पूछेगा, नदी नाला बांध नहर यही सब पूछेगा। ठीक है, हरिंद्रा बांध बनवाया और उसमें से नहरें निकालकर उसने राजधानी तक ले गया, जिससे क्या हुआ, उसकी राजधानी हम्पी थी, जिससे कारण उसका क्या हुआ, जल का पूर्ति हो सके। तो ये काम प्रारंभ किसने किया था? देवराय। देवराय प्रथम किस वंश का शासक था? हमसे जो कोई विजयनगर बोलेगा, विजयनगर का शासक था। अगर वंश बोलेंगे तो वंश कौन सा वंश? हाँ याद रखिएगा। तो उन्होंने जल की कमी को पूरा किया, जिससे वहां क्या हुआ, खेती बाड़ी प्रारंभ हुआ। अब जैसा कि इससे शादी कर दिया था अपना बेटी का, किसके साथ किया था? फिरोज शाह। तो फिरोज शाह के साथ शादी कर देगा तो ये भी अपना क्या होगा, पावर बढ़ाएगा। तो यही विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने 10,000 मुस्लिम सेनाओं को नियुक्त किया था अपने साम्राज्य में। देवराय प्रथम ने 10,000 मुस्लिम सेनाओं को प्रथम बार भर्ती किया था। इससे पहले मुस्लिम सेनाओं की भर्ती नहीं करता था, लेकिन वो क्या होता, उसके साथ मैरिज कर दिया था बेटी के साथ, अब मजबूरी है। तो इसलिए सबसे पहले जो होता था मुस्लिम सेनाओं की भर्ती करने वाले विजयनगर में शासक का नाम याद रखिएगा। अगली बात है, इसका समय में भी यात्री लोग भी आया। कैसे यात्री आया, ये देखने का है। क्या बात है, ये लोग साम्राज्य के बीच में लड़ता झगड़ता पूरा है, बामानी विजयनगर, लेकिन ये लोग जीत ही नहीं पाता है। लड़ता है फिर शांत होता, फिर लड़ता है फिर शांत होता है। तो उसी का क्रम में एक यात्री आया था देवरा के समय में, वो इटालियन यात्री था। कौन सा यात्री था? और उस इटालियन यात्री का नाम याद रखिएगा, निकालो डी कॉन्टी। क्या नाम था? हाँ, निकोलो डी कॉन्टी। और ये कब आया था? 1430 ईस्वी में आया था। कहां गया था ये? तो इसके समय में लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन सा यात्री किसके शासन काल में आया था। तो देवराय प्रथम के समय में जो इटालियन यात्री आया था, उस इटालियन यात्री का नाम क्या था? निकोलो डी कॉन्टी। ठीक है, कब आया था? 1430 ईस्वी में आया था। और इसी के समय में इन्होंने त्योहार मनाने की प्रथा यानी की, जिसमें दीपावली नवरात्र जैसे उत्सव जो है प्रारंभ हुआ। किसके शासन काल में? देवराय प्रथम। तो सीधा सा बात है, देव देव मतलब क्या होता है? देवताओं के नाम। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये तो ये तो नहीं, देवराय प्रथम लिखा गया है, तो ये ईस्वी गलत हो गया और लिखा होगा, देवराय प्रथम के समय में आया होगा। ठीक है, देवराय प्रथम के शासन काल में ही एक यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। 1420 में ना भाई बोले, वही तो बोले, गलत कैसे आ जाएगा, प्रिंटिंग गलत। वही बोले कि इसी का सही में आया था, गलत कैसे होगा। ठीक है, देखो सारा जो जो यात्री को एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सब लिखा गया। और बढ़िया से पढ़िए, जितने भी क्वेश्चंस अभी देख रहे हैं आपका एसएससी में, जितने भी पूछा जा रहा है सब आपका असाइनमेंट से घूमेगा। एक बार पढ़ लो, लास्ट में हम करवाएंगे तब देखना कमाल। तो देवराय प्रथम के समय में जो इटालियन यात्री आया था, उस इटालियन यात्री का नाम क्या था? निकोलो डी कॉन्टी। वो कब आया था? 1420 ईस्वी में आया था। और आपको जो बोल रहे थे जैसे देवराय, देवराय से वो नाम हुआ, तो देव मतलब देवताओं से बढ़ना, तो इसलिए दीपावली और नवरात्र का जो फेस्टिवल प्रारंभ किया वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? देवराय प्रथम के समय में। आगे चल के बताएंगे देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के बाद जो शासन चालू होता है किसका आता है? देवराय। और इसका शासन काल चलेगा कब से कब तक? 1422 ईस्वी से लेकर के 1446 ईस्वी तक जो शासन चलेगा वो किसका शासन चलेगा? देवराय। और इसे माना गया है संगम वंश का सबसे महानतम शासक। तो महानतम शासक को उपाधि कब मिलेगा?
जब ये पूरा विस्तार करेगा अपने राज्य का। आप अपने कुल का बहुत ही क्या बोलते हैं यशस्वी पुत्र या पुत्रिया कब कहलाइएगा, जब अपने कुल का उद्धार कीजिएगा, तभी ना कहा जाता है। तो उसी प्रकार इसको महानतम को उपाधि मिला था, क्योंकि इसी के समय में पूरे साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो उसी प्रकार बोला गया देवराय द्वितीय ने ना कि अपने दक्षिण भारत तक विस्तार किया, बल्कि दूसरे राज्य की भी जीता। श्रीलंका का एक जगह है जिस जगह का नाम है सिलोन, ठीक है। तो बोला गया उसने अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका के सिलोन तक किया था। कौन शासक? देवराय द्वितीय ने किया था, इसीलिए इसे महानतम शासक का टैग मिला। दूसरी नंबर बात, अपनी सेनाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए देवराय द्वितीय ने देखो 2000 तुर्की धनुधारियों को भी नियुक्त किया था। तुर्की बात समझ में आ रहा है ना? दिल्ली सल्तनत, तो ये दिल्ली सल्तनत का पाटे में चल रहा है आपका विजयनगर, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक। जिस समय दिल्ली की गद्दी पर उधर मोहम्मद बिन तुगलक रह रहा था, इधर ये कर रहा था। तो इस समय वहां का धनुधर बहुत तेज होता था, तो इसीलिए बोला कि तेज है तो हमको भी नियुक्त करना चाहिए, इसीलिए 2000 धनुधारी तुर्की को, क्योंकि उसका बताए थे ना उसका तीर बहुत खतरनाक होता है। आदिवासी लोग का तीर धनुष देखे हो? नहीं, वो वाला नहीं, वो बहुत उसकी इतनी रफ्तार होती है ना कि यहां मारेगा तो सीधा 3-5 किलोमीटर तक जाएगा, इतने खतरनाक रहता है उसका रेशा। अभी तो डुप्लीकेट बनता है वो लोग धनुधर जो मारता है। नहीं सर, आप उतना नहीं जाएगा, मारेगा तो टूट जाएगा टाने का। तो हाँ, लगभग 3-4 किलोमीटर तो चल ही जाएगा, नहीं जाएगा। पहाड़े से मारता तो दिखता था, सेना लोग को कहां मार देता था उतना दूर तक। हाँ, एक ही बार से बाहुबली एक ही से 3 को मार देता है, नहीं 3-4 को। हाँ वो जो भी है, लेकिन वो निकलता था, नहीं निकलता। और अभी ना क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और उस समय पुराना वेद पुराण में महाभारत में दिव्यास्त्र चलता था, एक ही बार में 100 आदमी साफ विश्व विधाओं को मारना। अर्जुन एक ही बार धाए धाए पूरा एकदम गला जमीन में सीधा। क्या चाहिए? गंगा जी मारे, गंगा जी प्रकट तब। तो लेकिन महाभारत के युद्ध में दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको मना किया गया था। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे अभी हम लोग परमाणु बम बोलते हैं ना, उस समय लोग दिव्यास्त्र होता था। जैसे अभी कोई देश, सबके देश में लगभग देश के पास परमाणु है, अगर मान लो कि ई का हमला करेंगे, वो भी परमाणु छोड़े और ये भी परमाणु बम छोड़े, तो सृष्टि रहेगा? भले नहीं जीतेगा, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं बचेगा, तो परमाणु बम क्या करेगा काम रह करके? मान लो इंडिया भी परमाणु बम छोड़ दिया, पाकिस्तान भी छोड़ दिया, तो भले दोनों नष्ट होगा, लेकिन दोनों का आबादी तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसका कंट्रोल करता है वीटो संगठन जो बनाया गया है 5। कोई परमाणु बम छोड़ नहीं सकता, भले अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। तो परमाणु बम का दूसरा विकल्प है आपका बिजली में होता है, टेक्नोलॉजी में बिजली प्रोडक्शन कीजिए परमाणु बम से। तो लेकिन आपका देश की सुरक्षा के लिए रहना चाहिए। जिस देश के पास परमाणु बम नहीं रहेगा तो बोले इसके पास पावर नहीं है, चलो हटाओ। इसीलिए जब तक आपका भारत के पास परमाणु बम नहीं था, तब तक भारत को कोई गिनती नहीं करता था, अमेरिका भाव नहीं देता था। अब कोई देश नहीं लड़ता है क्योंकि परमाणु शक्ति हथियार संपन्न देश है। सबसे ज्यादा विश्व में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर परमाणु वाले देश क्या है? रूस है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है पूरा दुनिया में। उसके बाद आता है अमेरिका का स्थान, फिर चीन, जापान, चीन के बाद रशिया। लेकिन परमाणु हथियार से संपन्न देश वाला देश है अमेरिका नहीं है, रूस, याद रखिएगा, जीके में पूछता है। चलिए यहां से परमाणु बम पहुंच गए। तो इसी ने जो किया था, तो देवराय द्वितीय ने 2000 धनुधारी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। और अगले बार बोला गया था सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए इसने भी वही परंपरा यादन की जो देवराय प्रथम ने किया था। तो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोग को इंतजाम किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लोग उस समय क्या होते थे? बर्बर स्वभाव, लड़ाई झगड़ा पूरा तेज तरह। तो बोला यही लोग को रखो, ठीक ठाक रहेगा, मेरा साम्राज्य का विस्तार होगा, ठीक है। तो ये जो साम्राज्य चल रहा था, हम लोग किसके बारे में पढ़े? देवराय द्वितीय के बारे में पढ़े हमने। उसके बाद आगे बोला गया है, देखो इसे भी एक उपाधि याद ध्यान किया था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, जिसको कहा गया है इमाडी देवराय। क्या कहा गया है? इमाडी। तो याद रखिएगा, इमाडी देवराय की उपाधि किसे दिया गया है? देवराय द्वितीय को। इसके बाद इसके समय में कुछ कवि भी आए थे, तो माना जाता है तेलुगु कवि, क्योंकि तेलुगु भाषा का प्रचलन ज्यादा हो रहा था।
तो तेलुगु कवि जिसका नाम था श्रीनाथ ने देवराय द्वितीय के दरबार में कुछ समय तक बिताए, क्योंकि उस जमाने के ये बहुत ही क्या बोलते प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते थे तेलुगु कवि में। उसका नाम क्या था? श्रीनाथ। उसके बाद एक फारसी राजदूत भी इसके शासनकाल में आया था, जिसका नाम था क्या? अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कहां पर आया था? विजयनगर। तो आपसे बोला जाएगा अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय कौन था? ये बोल सकते हैं, लेकिन देवराय द्वितीय जो था विजयनगर साम्राज्य का शासक था। ठीक है। उसके समय में जो अभिलेख में लिखा गया और उसे कुछ उपाधि भी मिला गया, जिसका कहा जाता है गज बेटकर। गज मतलब क्या होता है? हाथी। तो गज बेटकर की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला। तो देवराय द्वितीय को टाइटल ही मिला हुआ था। क्या टाइटल मिला था? अरे ठंडा हो गया, क्या बारे मिला था? फिर से बोलो, क्या मिला था? गज बेटकर का मतलब क्या होता है? हाथी का शिकार करेंगे आप? हाथी देखा तो आपका कोई खैरियत नहीं है। हाँ है कहा? इधर बाबूगांव में। तो हम बोले अभी नहीं आता, ये नहीं, गर्मी का सीजन में। अच्छा ठीक है, तो बोलना गज बैठकर हम है बुलाया जाए, अपना घर का आगे लिखा देना गज बैठकर हाथियों का शिकार। हाथी भी पड़ेगा। अच्छा, ये हमरे जाति लोग का शिकार किया था, पहुंच रहे हम अब। ठीक है। तो बोला गया देवराय द्वितीय ने गज बैठकर हाथियों को शिकारी कहा जाता है उपाधि धारण की थी। और इसने एक ग्रंथ जो था जिसका नाम था, सांस्कृतिक ग्रंथ में महानाटक सुधानिधि और ब्रह्म सूत्र का भाष्य, मतलब इसके लिखावट भी किया था। कौन? देवराय द्वितीय ने। किसका किसका लिखावट? महानाटक, सुधानिधि और ब्रह्म सूत्र। तो याद रखिएगा, इसको उपाधि जो मिला था, दो महत्वपूर्ण उपाधि, एक इमाडी, तो इमाडी देवराय की उपाधि किसे मिला था? और गज बैठकर की उपाधि किसे मिला था? देवराय द्वितीय को। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक जो होगा, जिसका नाम होगा मल्लिका अर्जुन। अभी है ना मल्लिका अर्जुन खड़गे। हाँ, पहले विपक्ष का नेता था, कांग्रेस का नेता है। ठीक है। तो मल्लिका अर्जुन जो है, उनका शासनकाल कब से कब तक? 1400, ऐसे बोलता लग रहा पहली बार देख रहे लोग। 1446 से लेकर के 1446 से 1465 ईस्वी के काल किसका माना जाता है? और मल्लिका अर्जुन कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। फिर उसके बाद मल्लिका अर्जुन जो था, अपने पिता कौन थे? देवराय प्रथम के भांति ही इसने उपाधि धारण किया था। द्वितीय ना, क्योंकि यहां सब बेटा शासन कर रहा है, इसका तो दादा बन जाएगा ही, है ना। तो वही बोला गया है कि देव मल्लिका अर्जुन भी अपने पिता देवराय द्वितीय की भांति किसकी उपाधि धारण की थी? गज बैठकर की उपाधि धारण की थी। और मल्लिका अर्जुन के शासन काल में एक चीनी यात्री आया था, जिसका नाम था माहुयान। कौन था? नहीं आएगा तो महुआ नाम आता है ना, बस महुआ याद रहेगा, माहुआ। तो माहुआन, खत्म बात है, हमको नाम याद रखने का लॉजिक है। तो ये किसके शासनकाल में आया था? मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में। तो अभी आपको आएगा, पूछा जाता है कि चीनी यात्री जिसका नाम था माहुआन किसके शासनकाल में आया था? मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में आया था। ठीक है। तो वो कहां पर गया था? विजय, देखो चीन से सीन प्रांत उधर जंगल झाड़ी पार करते वो समुद्र एरिया में आया। बताओ कहा था? सीधे समुद्र से लांग करके आता है इधर सीधे। इसके बाद अगला शासक जो बनेगा संगम वंश का, वो कौन बनेगा? विरूपाक्ष द्वितीय। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1465 से लेकर के 1400। तो विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? देखो तो सब अपने मने, कब से कब तक माना जाता है? 1465 से 1485। बोला जाता है बहमनी वजीर जो नाम था, ये था इस वंश का जो अंतिम शासक, यही लिखा गया है,
जो संगम वंश चल रहा है, इस संगम वंश का अंतिम शासक जो बनेगा विरूपाक्ष द्वितीय होंगे, और इसी के समय से इसके साम्राज्य का बिखराव चालू हो जाता है। तो बोला गया बहमनी का जो वजीर था जिसका नाम था महमूद खां, और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण कर दी, और ऐसा माना जाता है इतिहास में यही विजयनगर साम्राज्य की पहली हार थी। इससे पहले कभी बहमनी साम्राज्य से हारा नहीं था ये लोग। तो जब हारेगा तो क्या होगा, उसका साम्राज्य का बिखराव होने लगेगा। तो वही लिखा गया है कि विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें बहमनी साम्राज्यों ने गोवा, दालूब, चोल और गजपतियों ने उदयगिरी और विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर पूरा का पूरा अधिकार कर लिया। और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की सत्ता जितनी मजबूत थी, इसी के शासन से विरूपाक्ष द्वितीय के समय से बिखराव होते गया, और अंत में ये पूरे साम्राज्य क्या हो गया, नष्ट हो गया, और वहां पर बहमनी लोगों का शासन होने लगा। तो बोला गया बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर पर यह क्या था, पड़ता है। तो बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर की यह प्रथम पराजय थी, और पराजय होने के बाद इसके बाद छोटे छोटे शासक चले, जिसका इतिहासकार में उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा, जिसके कारण विजयनगर के साम्राज्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसका खंडहर अभी भी देखने को मिलता है, कहां मिलता है, हम्पी में। कहां देखने मिलता है, जाओगे घूमने तो मिलेगा अभी भी विजयनगर साम्राज्य का खंडहर। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक का नाम, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक का नाम। तो विजयनगर साम्राज्य का अंत करने वाला कौन साम्राज्य किया था, बहमनी साम्राज्य। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में। बट इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बाद एक नए वंश का अंश उदय होता है। पहले संगम के बाद सुलूब के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुलुब, तुलुब के बाद कौन सा वंश चलेगा, आरा वीडू। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक ये लोग लड़ाई चलेगा। ठीक, तो आज हम लोग का संगम वंश समाप्त होता है। धन्यवाद।